हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त इंडिया में मौजूद है, वर्ल्ड कप खेल रही है, लेकिन उनके चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने इस्तीफ़ा दिया है। इसके साथ साथ रिलीजियस स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने जो सुसाइड कमिट किया या फिर उनको हादसाती मौत कह रहे हैं, क्या हुआ है, खैर इस हवाले से भी बात होगी। IMF का डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान में 2 नवंबर को, उस हवाले से बात करेंगे। और नवाज शरीफ और इलेक्शन क्या कैसे होगा, इस पे बात होगी। और अफगानिस्तान के लोगों की वापसी के हवाले से बात चल रही है कि 1 नवंबर जो है उसके बाद उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तो सिर्फ अफगानिस्तान के नहीं, बाकी लोग भी शायद कुछ रहते हैं, लेकिन ज़्यादा जो लार्ज नंबर है वो है अफगानिस्तान के लोगों का। वहाँ से कुछ रिएक्शन भी काबुल से आ रहा है, लेकिन खैर एनीवे क्या होगा क्या नहीं, इस हवाले से आज बात होगी। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, आरजू काजमी। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अच्छा आरजू, एक तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया में मौजूद है, वर्ल्ड कप क्योंकि वहाँ पे चल रहा है इस वक्त, एक बड़ा मेला सजा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ और चीज़ें चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। उस से पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक का रिजिग्नेशन भी शामिल है। कुछ दिनों से हम बातें सुन रहे थे, तो एक तो इस हवाले से कि ये टाइम, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए जो टीम सेलेक्ट की है वो इंजमाम उल हक ने की, और अभी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इल्जामात लगे तो मैं इस वजह से रिजाइन कर रहा जी, बिल्कुल। मैं बल्कि सुबह से देख रही थी कि इंज़मामुल हक साहब पे काफ़ी इल्ज़ामात लग रहे थे, बल्कि सुबह से क्या कल से जो है वो कुछ मीडिया के लोग जो कि यूट्यूब पर भी हैं और टीवी चैनल पर भी हैं, वो भी अपनी वीडियोज़ बना रहे थे और कुछ कंपनीज़ के नाम भी बताए जा रहे थे, हूँ। जिसके जिसके जो ओनर हैं या जिसके जो हेड हैं वो इंज़मामुल हक हैं और उनके अलावा उनके भाई भी उस कंपनी के हिस्सेदार हैं। और उसमें यही बताया जा रहा था कि किस तरह से खिलाड़ियों को जो है अपनी मर्ज़ी से ये लोग सेलेक्ट करते हैं और अपनी शर्तों पे सेलेक्ट करते हैं और जो खिलाड़ियों की जो भी इनकम होती है उसका 25% उस कंपनी को देना होता है और उसके इस तरह से जो है वो लोगों को लिया जाता है, सिफारशियों को लिया जाता है अपने हिसाब से जो पैसे देने पे तैयार होता है। 1-2 खिलाड़ियों के नाम उन्होंने बताए जो इनकी शर्तों पे राज़ी नहीं हुए तो उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। और इसी किस्म की कई बातें जो थी वो चल रही थी और ऐसा नहीं कि कोई वैसे ही कोई उठ के कह रहा था। अच्छे खासे जो मीडिया के लोग हैं जो कि काफ़ी दिन सुना जाता है या सुना जाता था और बड़े नाम जो हैं उन्होंने ये बातें की और उसके बाद जो है ज़ाहिर है एक हंगामा था, इस पे बार-बार बात की जा रही थी और ये भी कहा गया कि बल्कि कल आपके शो में स्पोर्ट्स शो जो था उसमें भी मैंने जी। कहा था कि इंज़मामुल हक साहब के लिए कहा जा रहा है कि अगर इनको इनका इनका टाइम जो यानी जितने टाइम के लिए इनको इस जॉब पे रखा गया है उससे पहले हटाया गया तो 2.5 करोड़ देने पड़ेंगे जी। पीसीबी को जी। और जी। जो कि 6 महीने की उनकी 6 मंथ्स की उनकी सैलरी होगी। तो शायद अब ये बातचीत करके ये डिसाइड किया गया होगा कि वो 2.5 करोड़ बचाए जाएं और बजाय इसके कि पीसीबी इनको निकाले या खुद रिजाइन कर दें। और अब हम्म। जो है वो इंज़मामुल हक साहब ने रिज़ाइन कर दिया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी इन्वेस्टिगेशन की जाए और मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, उनकी तहकीकात हो, उन्हें चेक किया जाए और अगर साबित ना हो, तो ज़ाहिर है कि उसके बाद जो है वो क्लीन चिट मिल जाएगी उनको। मगर साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिन कंपनीज़ के नाम लिए जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाता है, लाया जाता है, उनका कहना ये है कि उन कंपनी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब ख़ैर ये तो उनकी हम्म। स्टेटमेंट है, अब तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी या जो भी तरीका होता है जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स बोर्ड का या क्रिकेट बोर्ड का, उस हिसाब से चला जाएगा। बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में इलेक्शन की भी बात हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ चुके हैं, लेकिन कुछ माहौल क्लियर नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और एक बड़ी सपोर्ट भी शायद इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किसी हद तक। और कुछ शायद कुछ लोग कह रहे हैं ये डील हुई है, कोई कह रहे नहीं हुई, मतलब एक मुख्तलिफ जितने मुंह उतनी बातें वाली बात है। लेकिन इलेक्शन के ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। हमारी जो केयरटेकर हुकूमत है वो कुछ कह नहीं रही कि भाई फला डेट है जनवरी की जी 25 को या 28 को या 30 को, कह रहे लास्ट वीक। तो भाई लास्ट वीक तो क्लियर कोई नहीं है ना, आप डेट तो दे सकते हैं क्योंकि ये इलेक्शन होना है, कोई मजाक तो नहीं है। 25 करोड़ आवाम ने वोट करना है।
10-15 बड़ी पार्टीज ने पार्टिसिपेट करना है, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलानी है, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान में तो इलेक्शन वैसे मज़ाक ही होता है, इसलिए जी। कि जब आपको पहले से मालूम है कि नवाज़ शरीफ साहब को लाया जा रहा है, नवाज़ शरीफ साहब को क्लीन चिट दी गई है और अब वो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर आएँगे, तो उसके बाद इलेक्शंस का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल इलेक्शंस के लिए आज भी जो न्यूज़ चल रही थी, उसमें यही बताया जा रहा था कि इलेक्शन टाइम पे करवाए जाएँगे, यानी कि जनवरी की डेट तो अभी तक नहीं दी है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि हम्म। जनवरी में हो जाएँगे। और हो भी जाने चाहिए वैसे तो ख़ैर अभी आपके और कई लोगों के फ़ेवरेट शेख रशीद साहब ने भी एक बड़ा यू टर्न मार लिया है और उन्होंने भी कहा है कि जी वो बिल्कुल। बड़ी मज़म्मत करते हैं, वो 9th मई के हवाले से उन्होंने कह दिया है। जी। साथ शेख रशीद साहब को उनकी लाल हवेली भी वापस मिल गई है, बिल्कुल। जिससे साफ पता लग रहा है कि ग्रीन सिग्नल है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। ये भी शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट आ हम्म। गई है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि सब कुछ डिसाइड है, सब कुछ सेट हो चुका है, किसको कौन-सी चेयर मिलेगी, कौन कितनी पोस्ट पे जाएगा, कितनी हम्म। सीट्स मिलेंगी, ये सब जो है वो बटाई हो चुकी है। अब सिर्फ़ ये रह गया है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है और उसके बाद इलेक्शन का ड्रामा जो है या नौटंकी, वो चलेगी कि लोग जाएँगे और वोट डालेंगे। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हालात जो हमने देखे बहुत एक लो लेवल पे हम चले गए थे। अभी भी ख़ैर शायद किसी हद तक अभी भी उसी उसी के आस-पास हम मौजूद हैं। आईएमएफ का डेलीगेशन भी आ रहा है। लेकिन इससे मुल्क को अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और उल्टा फिर हम 3 साल के बाद या 2 साल के बाद वही हरकतें या वही चीज़ें देख रहे हैं जो हमने 2016 में देखी या फिर इमरान खान के साथ जो इमरान खान साहब के साथ जो हुआ, तो ठीक है, कुछ मैं ये नहीं कहता कि वो हर जगह बिल्कुल सही थे तो उनके साथ, लेकिन फिर भी एक जो भी थे, जैसे भी थे तो कहते जी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आया, फिर उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई, लेकिन एक वो जिसे कहते हैं कि वो स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन नज़र नहीं आती। देखिए, वो तो ज़ाहिर है कि इमरान खान को क्योंकि बीच में से हटाया गया था और जी, ज़ाहिर है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी उसको आप किसी तरीके से भी ये नहीं कह सकते कि वो अच्छी गवर्नमेंट थी। खान बिल्कुल, साहब से कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा था, खान साहब ने हर चीज़ को जो है बस जिसे कहते हैं ना कि वाट लगा के रख दी थी सब चीज़ों की। तो बिल्कुल। उस लिहाज से उनको तो हरगिज़ ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो बहुत अच्छे चल रहे थे, बड़ा ज़ुल्म किया गया। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है कि कुछ टाइम जो रह गया था उसमें पहले एक गवर्नमेंट आई हुँ, शहबाज़ शरीफ की, फिर वो हटी, अब केयरटेकर गवर्नमेंट आई है। तो ज़ाहिर है जब कोई भी अगली गवर्नमेंट आएगी सो कॉल्ड इलेक्शंस के बाद और उसको पूरे 5 साल दिए जाएँगे, तब शायद आपको कुछ नज़र आए कि कोई काम हो रहा है या जो आप शिकायत कर रहे हैं वो शायद ना हो। लेकिन अभी तो ज़ाहिर है कि वो चल ही ऐसा रहा है, कभी इमरान खान, फिर कभी शहबाज़ शरीफ, तो कभी ये काकड़ साहब, जिनको के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लॉटरी निकल आई है इनकी, तो वही जो तावड़ साहब कहते हैं ना कि मटके में से इनका नाम निकल आया है। और सही। अब ये कभी इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो कभी ये कहीं के विज़िट कर रहे होते हैं। तो जब इनसे जान छूटेगी और उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट बनेगी जो कि यकीनन किसी ऐसे पॉलिटिशियन की होगी जो पहले भी हुकूमत चला चला चुके हैं। वैसे आते तो सभी लोग फ़ौज के और एजेंसीज़ के कंधे पर ही हैं, मगर ये कि फिर भी चलाने का गवर्नमेंट चलाने का तजुर्बा तो हो ही जाता है और हो सकता है हुँ, कि जो गवर्नमेंट अभी आएगी उसके बाद अगर दोबारा इमरान खान की गवर्नमेंट आए तो इमरान खान ने भी बहुत कुछ सीख लिया हो, अपनी गलतियों से, हुँ, अपनी जो मिस्टेक्स की हैं। लेकिन वैसे खान साहब का वो अंदाज़ है नहीं क्योंकि वो मानते नहीं बिल्कुल। ना कि कुछ गलत हुआ यस, है। यू आर राइट, उन्होंने बिल्कुल सही पलट कह रहे के हैं। फिर वही करना है, उन्होंने पलट के फिर वही सारी बेवकूफ़ियाँ करनी है। इसीलिए तो फिर वो एक मुनफ़रिद शख्सियत रखते हैं और शायद इसी वज़ह से लोग बहुत उन्हें सुनना और देखना भी चाहते हैं। बड़े दिनों से जेल में बंद कर रखा है तो काफ़ी मतलब माहौल में वो बात आ रही नहीं है जो खान साहब के साथ हुआ करती ठंड पड़ गई है जैसे वाली सिचुएशन, बिल्कुल आप सही कह रही हो, वैसे ही ठंड शुरू हो चुकी है। लेकिन अब अगर इमरान खान साहब जब भी मतलब जेल से निकले, अभी तक तो कोई उनको ऐसी सज़ा वो नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी क्योंकि उनके केसेज़-वेसेज़ चल रहे हैं। तो डू यू थिंक कि वो फिर ये बाकी पॉलिटिशियंस के साथ बैठेंगे और कहेंगे कि हाँ यार ठीक है, मुल्क को फ़ौज अब एक बड़ा इदारा है, उनका अपना एक काम है, उनके साथ बैठ जाते हैं। लाज़मी-सी बात है, इस पाकिस्तान की है, जो भी गलतियाँ सबसे हुई हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं जी सारी गलतियाँ तो सिर्फ़ हमारे जनरलों ने की और पॉलिटिशियंस ने कोई नहीं किया, सारी पॉलिटिशियंस ने की, उन्होंने या जजेस ने कोई सबका अपना-अपना शेयर है। तो ऐसा कोई आपको चांस लगता है
क्योंकि अभी उनका एक बड़ा डेलीगेशन मिला है मौलाना फजल रहमान साहब से, जिसको वो बहुत बुरा भला कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहता यहाँ पे वो वर्ड। तो वो बार बार यानी इमरान खान साहब जलसों में उनके लोग, और यानी जो गाली उनके मुंह में आती थी, बिलीव मी, वो अपने गैदरिंग्स में दिया करते थे, यानी जिसे कहते हैं कि टीवी के सामने यानी मीडिया के ऊपर आके भी वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते थे। लेकिन अब जाके वो फिर, मैं यही कहूंगा कि पांव पकड़े, हालांकि मुझे बुरा नहीं लगा, अच्छा किया उन्होंने जो ऐसा। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी अब कहेंगे नहीं यार ठीक है, मैं तो किसी को डाकू बना रहा था, किसी को चोर कह रहा था, किसी को क्या, मैं इनके साथ नहीं नहीं, बैठूंगा? तो जी इमरान खान ने तो मेरे ख्याल है कुछ टाइम पहले भी ये कहा था कि वो हर एक के साथ बैठने को और बात करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है, चाहे इमरान जी खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो। जब ये जी। पावर में होते हैं तो गला पकड़ते हैं, और जब ये मुश्किल में होते हैं तो पांव पकड़ते हैं। ये बात तो सही। मैंने बहुत बार सुनी है। इमरान खान की गवर्नमेंट तो अभी आई और अभी गई है ना, लेकिन ये आजकल बहुत जो नवाज शरीफ साहब के हिमायती हैं वो इमरान खान के लिए लिख रहे हैं कि जी इमरान खान जब पावर में होते हैं तो जी गला पकड़ते हैं और बाद में पाँव पकड़ते हैं। तो यही बिल्कुल यही बात मैंने नवाज शरीफ साहब के लिए भी सुनी थी, और एग्जैक्टली यही बात जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के लिए भी सुनी थी। तो ये तो एक ह्यूमन नेचर है, सभी ऐसा करते हैं। तो कोई हैरत की बात नहीं है कि इमरान खान जो पहले गला पकड़ रहे थे, अगर अब वो पाँव पकड़ रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में तो ऐसे ही काम चलता है, इसके अलावा तो कोई तरीका है नहीं। तो अब इमरान खान ने कुछ टाइम पहले भी कहा था कि वो हर गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं, सबके हम्म। साथ बात करने को तैयार हैं। लेकिन जिस वक़्त आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी साहब जब कह रहे थे कि इमरान खान को कि जी वो पावर में थे इमरान खान, कि जी आप बैठिए, बात कीजिए, तो उस वक़्त इमरान खान ने कहा था मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूँगा। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। हमारी तरफ के जो लोग हैं ना वो अपनी अच्छी बातें तो भूल जाते हैं, लेकिन बुरी कई भी बात नहीं भूलते। हमारी मेमोरी ऐसी है, एग्जैक्टली। किसी ने हमारे साथ अच्छा किया होता है वो हमें याद नहीं रहता, हाँ बुरा किया वो हम आखिरी सांस तक याद रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान साहब के ये बात भूल जाएंगे कि उन्होंने कहा था मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। तो अब बिल्कुल। कैसे मान गए? अब भी मत बैठिए। ये और बात है कि उस वक्त इमरान खान जिन लोगों के साथ बैठे हुए थे वो सभी आज जो है वो चोर डाकू ना सिर्फ ये कि डिक्लेयर हो चुके हैं, और कई ऐसे हैं जो इमरान खान को ही इल्जाम दे रहे हैं, जिसमें शेख रशीद साहब की भी आज की अगर आप सोशल मीडिया पे क्लिप देखें जी। तो वो इमरान खान को हर तरह का इल्जाम दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल। चढ़ते सूरज के पुजारी हैं सब लोग, जो जिसकी कहना चाहिए जो पावर में होता है ये उसके आगे पीछे होते हैं, और पावर से निकलते ही हाल खराब हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई भी लीडर जो है इस बात से कुछ सीखने को तैयार नहीं है। अच्छा, आरजू, अगर किसी कोई भी कंट्री हो, कोई घर हो, चलाने के लिए पैसा चाहिए, और यकीनन पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली उन कंट्रीज में शामिल है जो ज़्यादा कर्ज से चलता आ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी फिर डेलीगेशन आ रहा है आईएमएफ का, और वो कह रहे हैं कि हम एक थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, चीज़ों को देखेंगे कि भाई वाकई में जो हमने कंडीशंस बताई थी उसके ऊपर अमल हुआ है, और कितने परसेंट हुआ है और कितना नहीं हुआ। तो क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन भी शायद हो करीब, अगर हो जाए तो फिर हो सकते हैं 2-3 महीने में इलेक्शन भी हो, और साथ में इस तरह की चीजें भी, क्योंकि आपके पास पैसे भी नहीं है, और सूरत हाल ये कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो भी मर्जी कर दे, कोई कह दे, लेकिन वो इंटर्म गवर्नमेंट ही होती है, उनके पास फैसलों का इख्तियार आईनी तौर पे या कॉन्स्टिट्यूशनल के तौर पे नहीं होता। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या चीजें हो सकती है, और हम इस मुसीबत से कभी निकल भी पाएंगे, या हर 6 महीने के बाद ये हुआ कि जी डेलीगेशन आ रहा है जरा चेकिंग के लिए कि हमारे हालात कैसे हैं? देखिए, कोई आम आदमी तो इसमें से निकाल नहीं सकता, इसमें से निकाल वही लोग हम्म। सकते हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं। और ना ही ये मीडिया वालों के हाथ में है, ना मेरे जी हाथ में है, बिल्कुल। ना आपके, और ना ही कोई बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट जो है इसमें कुछ कर सकता है। अगर कर सकते हैं तो ये पॉलिसी मेकर्स ही हैं, और इन्हीं को जो है वो ये करना पड़ेगा कि अपने यहाँ ही जो फैक्ट्रीज हैं उनको दोबारा जो है ओपन करना पड़ेगा, दोबारा से काम हम्म। करना पड़ेगा, ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी। और कई इस तरह के चीज़ें हैं जो ये खुद जब तक पाकिस्तान में नहीं बनाएँगे और बाहर नहीं भेजेंगे, जब तक हम्म। पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, और यही हाल रहेगा। मेरा ख़्याल था उस वक़्त मैं दोबारा इत्तेफ़ाक से तारड़ साहब का नाम लूँगी, कि जब आईएमएफ जी का लोन मिलने वाला था तो वो बहुत कहा करते थे कि ना मिले तो अच्छा है। और मैं भी यही चाहती थी कि ना मिले, इसलिए कि इनको जी। नहीं मिलता तो फिर ये झक मार के काम करने पे आते।
अब इनको एक बार फिर लोन मिल चुका है, और मैंने या आपने अगर कहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना कि इन्होंने कहीं पे कोई फैक्ट्री जो है वो रीओपन की हो, या इन्होंने कोई काम करना शुरू किया। उल्टा आपने देखा कि पीआईए का क्या हाल कर दिया है कि बिल्कुल, अब कहते हैं कि बिल्कुल, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हैं जी, उसके पास फ्यूल लेने के पैसे नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं भी कोई ऐसा काम करते हुए हमें तो नजर नहीं आया कि जिससे ऐसा महसूस हो कि ये आईएमएफ के चुंगल से बाहर निकलने की बात सोच रहे हैं या चाहते हैं। इसलिए इन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आईएमएफ पैसा देगा, वो पैसा लेकर ये इधर उधर अपना खा पी के बराबर कर देंगे। आम आदमी की वही हालत रहेगी, इसलिए मुझे मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती कि ये निकल पाएंगे। अच्छा, आपने पीआईए की बात की, स्टील मिल का कल मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि पहले वो कह रहे थे कि इसको हम प्राइवेटाइजेशन जो कमीशन है उनके लिस्ट में मौजूद था कि इसको बेच देते हैं। एक बहुत बड़ा तकरीबन 32,000 एकड़ ज़मीन है उनके पास सिर्फ, जो बड़ी कीमती ज़मीन है, और लोग स्क्रैप की मद में उनकी चीज़ों को बेच-बेच के और पिछले पता नहीं कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि वो कोई खरीद नहीं रहा। तो हम आखिर करना क्या चाहते हैं कि हमने ऐसे इदारे जो अगर दुनिया के दूसरे कंट्रीज में हो तो वो कहते हैं कि वो मुल्क को चला रहे होते हैं, लेकिन अफसोस के साथ हमारा मुल्क या फिर हमारे टैक्स का पैसा इदारों को चला रहे होते देखिए, बिल्कुल वही है कि मिसमैनेजमेंट है, और हैं। हाँ। जिसको जो काम आता है वो वही उसको नहीं दिया गया है। किसी को भी हम्म। सिफारिशियों को रख लेते हैं, ऐसे लोगों को रख लेते हैं जो अपने रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हम्म। हैं। फिर चाहे उनको वो इदारा चलाना आए या ना आए, बहरहाल वो बैठे होते हैं और बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। बाद में जी हाथ झाड़ के खड़े हो जाएँगे और कहेंगे जी प्राइवेटाइज़ कर दीजिए, हमसे तो चल रहा नहीं है। तो इसके लिए इनको थोड़ा-सा मतलब कहना चाहिए कि पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, इन्हें जी। थोड़ा-सा अपनी कंट्री का दर्द होना चाहिए, अपनी कंट्री की फ़िक्र होनी चाहिए, जो इन लोगों को नहीं है। जो जो चीज़ हमने भारत के लोगों में देखी है, कि हम्म। उन्हें अपनी कंट्री से प्यार है, वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, बिल्कुल। करप्शन वहाँ भी है, हमारे से ज़्यादा करप्शन है। हमारे कई दोस्तों जी। ने बताया कि भारत में जी। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा करप्शन है। जी। लेकिन उन लोगों में ये नहीं है जो हमारे यहाँ के हमारे लोग जो हैं वो आपको अगर किसी और कंट्री में मिल जाएँ, तो वो आपको अपनी सिटी का नाम बताते हैं। इंडियन पहले कहते हैं जी हिंदुस्तान से हैं या इंडिया से हैं, बिल्कुल। बाद में बताएँगे कि कौन से एरिया से हैं। वो ज़ाहिर है हमारे यहाँ इस तरह के लोग नहीं हैं, जो इन इदारों को सँभाल सकें या सँभालना चाहें। अगर करना चाहते तो कर लेते, लेकिन इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। इनकी फैमिलीज़ बाहर है, हम्म। इनका पैसा बाहर, इनका सब कुछ किसी और कंट्री में रखा हुआ है, तो ये यहाँ का क्यों सोचेंगे? यहाँ तो ये एक टूरिस्ट की तरह आते हैं और बिल्कुल। अपना खाया-पिया, और वो जो कहते हैं ना लूटो ते फूटो। तो बस वही चल रहा होता है, लूटो ते फूटो वाला काम चल रहा होता है यहाँ पे। बिल्कुल सही है। और एक चीज़ और भी इस वक्त हो रही है कि हुँ। वैसे तो कहा ये जा रहा है, हमारे जो मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम कोई भी इलीगल लोग रह रहे हैं तो उनको हम निकाल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नंबर इसमें अफगानिस्तान के लोगों का है। अब उसके हवाले से मैंने आज भी सेनेटर जाहिद खान साहब ने मुझे एक प्रेस रिलीज भेजा, अवामी नेशनल पार्टी का, जिसको बाचा खान साहब की पार्टी कहा जाता है, बल्कि है उनकी पार्टी, कि भाई हम इस चीज़ को मतलब कंडेम करते हैं, ये ज़्यादती है, गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। जो लोग यहाँ पे पैदा हुए और बड़े पले-बड़े, उनके कारोबार हैं, सब कुछ है। तो आप क्या देख रही हैं? थोड़ा-सा मतलब बल्कि ज़्यादा रिएक्शन मुझे अफ़गानिस्तान का भी, इवन गवर्नमेंट का वहाँ के नज़र आया है। हालाँकि उनको तो ये होना चाहिए कि वो कहें यार हमारे लोग हमारे पास आएँगे, हम खुश होंगे कि भई हम उनको सर्व करें। एक अच्छी हुकूमत आई है वहाँ पर, यानी तालिबान जो क्लेम करते हैं, मैं उनकी बात कर, मैं अपनी खुद ये बात नहीं कर रहा। तो क्या मतलब करे पाकिस्तान, क्या करे? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी प्रेशर डाल रही है कि यार इनको आप इस तरह नहीं निकाल सकते, ना निकालें। लेकिन पाकिस्तान करे तो क्या करे? गंदम हम ले रहे हैं कभी किसी से, कभी किसी से चीनी ले रहे हैं, आईएमएफ से हम पैसे लेते हैं। तो अपना गुज़ारा मुश्किल, फिर जिसे कहते हैं कि 3-4 मिलियन लोग और भी रह रहे हो हमारी इकोनॉमी के ऊपर, एक लाज़मी सी बात है उसका भी एक बर्डन तो बनता है। देखिए, इस बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन है, जी, और मैं काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ, और मेरी अपनी ओपिनियन में चेंज होती जाती है उन लोगों को सुन-सुन बिल्कुल के ठीक है, कि बिल्कुल अच्छा ठीक। ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी है। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि एक का नस्ल जो है, बल्कि एक नहीं कई नस्लें जो हैं वो यहाँ पे पैदा हुई हैं, यहीं पे बिल्कुल। रही हैं, और आप उनको इस तरह से नहीं निकाल सकते। और अगर पाकिस्तान ये कहे कि जी इलीगल तौर पे आए हैं और ये बाहर निकल जाएँ और उसके बाद ये वापस अपनी कंट्री जाएँ, वहाँ से वीज़ा लेकर आएँ या जो तरीका, तो ऐसे तो बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं
जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रहते हैं और इल्लीगल तरीके से गए। लेकिन हुँ, वहाँ पर रहते-रहते वो उस सिस्टम का हिस्सा बने हैं और अब जहाँ तक मुझे मालूम है कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लोग पार्लियामेंट तक पहुँच गए हैं पाकिस्तान के लोग। हुँ, और बिल्कुल, जिनमें खैर बिल्कुल, आप जानते हैं कि वहाँ तक पहुँच पहुँच पाए हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ये बहाना करके आप निकाल नहीं सकते और 1-2 लोगों से मैंने ये भी सुना है कि जी, सारे जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, उन्हें नहीं निकाला जा रहा, सिर्फ़ जिनके पास किसी किस्म का वर्क परमिट या कोई वीज़ा, कार्ड इस किस्म के वीज़ा या जो भी कह लीजिए वो नहीं है, उनको किया जा रहा है। लेकिन उसका भी कोई तरीका होता है, उसका भी कोई सलीका होता है, उस हुँ, तरह से करना चाहिए वरना आप बार-बार दुश्मनी को सिर्फ़ आप बढ़ा रहे हैं। उससे उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि हाँ, पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ रही हैं बिल्कुल, इन सिटिज़न्स की वजह से। लेकिन यहाँ से जब पाकिस्तानी जाते हैं, आपने देखा किस तरह से वो बोट्स में बैठ-बैठ के जो पहुँचते बिल्कुल, हैं यहाँ से बिल्कुल, इल्लीगल जी, तरीके से, बिल्कुल। तो क्या उधर उन कंट्रीज़ को प्रॉब्लम पाकिस्तानी नहीं दे रहे? तो अगर हम दूसरों को दे सकते हैं और हम समझते हैं कि हमारे लोग वहाँ एडजस्ट भी हो जाते हैं, तो इनको भी एडजस्ट करना होगा। लेकिन हाँ, जो लोग टेररिज़्म में इन्वॉल्व हैं, जो किसी गलत काम में इन्वॉल्व हैं, उनको ज़रूर पकड़ें और उनको निकालें। बिल्कुल सही है और मेरे ख़्याल में तरीका भी यही होना चाहिए कि जो-जो लोग हुँ, मतलब जिनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वीज़ा हो, वर्क परमिट हो या जो अर्जुन ने बताया और इसके साथ-साथ कह रहे हैं कि जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं, उनको भी हम यहाँ से बेदखल करेंगे। हमारे होम मिनिस्टर सरफराज भुगटी साहब का एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है। लेकिन ये कितना मुमकिन हो सकेगा क्योंकि एक 1.1 मिलियन यानी 11 लाख लोगों का वो कह रहे हैं कि हमने ये करना है। ये कितनी ये चीज़ मुमकिन हो सकेगी? ये मेरा असल सवाल है और एक क्वेश्चन मेरा और भी है कि वापस क्या इनको रोका जा सकेगा? वो कह रहे हैं कि जी हमने ये वाला बायोमेट्रिक सिस्टम और फलाँ-फलाँ लगा दिया है। तो क्या इन बॉर्डर मैनेजमेंट को हम बेहतर कर पाएँगे? या इसी तरीके से एक दिन मतलब हम भेज देंगे उनको और उसके 10 दिन या 20 दिन के बाद दोबारा से वो लोग यहाँ पे आ रहे होंगे इल्लीगली। तो इसके लिए क्या काम हुकूमत ने किया है? मेरे ख़्याल अभी तक किसी के पास क्लियर प्लान नहीं है और हमारा बॉर्डर सिस्टम जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है तो उसके मुताबिक बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे फ्लॉज़ेज़ हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ बार-बार सर उठा रही है। हालाँकि अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, वो ईरान के साथ भी शेयर कर रहा है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ भी वो बॉर्डर को शेयर करता है। वहाँ पे हमने कभी नहीं सुना कि 1 मिलियन तो क्या 1 लाख लोग भी इस तरीके से जा सके हों। तो ख़ैर एनीवे देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी और बाकी हालात में क्या बेहतरी इसकी वजह से आती है। ये वक़्त बताएगा। आरज़ू आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।